नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम हिंदी वर्णमाला की संपूर्ण व्याख्या एक लेकर आए हैं, ठीक है, जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पहले इसको पूरा पढ़िए और उसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को लेकर हम आएंगे, ठीक है। तो आज ये हिंदी वर्णमाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला क्या है। सबसे पहली बात, ये किसकी देन है? तो हिंदी वर्णमाला किसकी देन है? हिंदी वर्णमाला ईरानियों की देन है। किसकी देन है? ईरानियों की देन है, ठीक। अब क्या है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसका अर्थ है हिंद का वासी या भारतवासी। क्या है? हिंद का वासी या फिर भारतवासी, ठीक। अब हिंदी भाषा का जो शब्द है, इसका मतलब प्रयोग कहाँ से हुआ है? तो ये हिंदी भाषा का जो शब्द है ये किस भाषा से आया है, ठीक। तो ये हिंदी भाषा का जो शब्द है ये आया है हमारा फारसी से, ठीक। जो भाषा पूरे राष्ट्र में संपर्क स्थापित करने के लिए कार्य करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा, ठीक है। जिस भाषा में राजकीय कार्य किए जाए उसे कहते हैं राजभाषा। अब देखिए, इसको भूलना नहीं है, राजकीय मतलब राज, ठीक है। राज अगर आ गया तो राजभाषा हो गया, ठीक है। और राष्ट्र में संपर्क स्थापित करे तो राष्ट्र आ गया तो राष्ट्रभाषा हो गया, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। हिंदी उद्भव का सही क्रम। अब देखिए हिंदी का जो क्रम है वह किस प्रकार हिंदी में परिवर्तित हुआ है। सबसे पहले क्या आया हमारा? सबसे पहले आई हमारी संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी, ठीक है। ये हमारा क्रम है हिंदी उद्भव का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ठीक। अब क्या है, हिंदी जो है ना वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये चीज आप लोग को याद रखनी है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत की अधिकतर लिपियां, क्या भारत की अधिकतर लिपियां किसमें होती हैं? ब्राह्मी लिपि में। भारत की अधिकतर लिपियां ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि उत्पन्न हुई है। देखिए भारत की अधिकतर लिपियां किससे उत्पन्न हुई हैं? ब्राह्मी से। लेकिन ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि भी उत्पन्न हुई है, ठीक है। अधिकतर लिपियां किससे उत्पन्न हुई? ब्राह्मी से। और ब्राह्मी से क्या उत्पन्न हुई? हमारी देवनागरी लिपि, ठीक। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और गांधारी लिपि, जिसको हम खरोष्टी लिपि कहते हैं, उसको दाएं से बाएं लिखा जाता है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं और गांधारी या खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि का सबसे पहला प्रयोग है वह अशोक के शिलालेख में मिलता है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का सबसे पहला प्रयोग अशोक के शिलालेख में मिलता है, ठीक है। और देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, ये चीज यहाँ पर लिखी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा और इसको लिख लीजिएगा कि ब्राह्मी लिपि का सबसे पहला प्रयोग अशोक के शिलालेख में मिलता है, ठीक है। और देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, ठीक। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। दिवस कौन से हैं? सबसे पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 10 फरवरी। याद रखना, केवल हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस आए तो 10 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आए तो 21 फरवरी, ठीक है। याद रखिएगा, हिंदी से संबंधित ये 3 दिवस हैं और तीनों ही आपको याद रखने हैं। परीक्षा में ये बहुत पूछे जाते हैं। हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर क्या है? स्वतंत्र हैं। और व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक। ये चीज आप लोग को पता होगी कि स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन हमारे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वर्णमाला की परिभाषा देखते हैं। अब वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। किसको? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को, ठीक, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और वर्णों का अव्यवस्थित समूह वर्ण कहलाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है।
वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वर्णों का अव्यवस्थित समूह जो होता है वह हमारा वर्ण कहलाता है। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? का, चा, टा, पा, था, ना, ये अगर हम कहीं भी ऐसे लिख देते हैं तो ये हमारा अव्यवस्थित समूह है। तो अव्यवस्थित समूह को हम केवल वर्ण कहेंगे। ठीक, लेकिन जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, इस प्रकार के जो वर्ण लिखे होते हैं वो हमारी वर्णमाला कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब देखिए लिखित इकाई में सबसे पहले क्या लिखते हैं? का, आ, खा, चा। ठीक है, तो ये जो भी हैं ये सारे हमारे वर्ण हैं। तो जब ये हमारे वर्ण हैं तो सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी हो गई? वर्ण। ठीक है, अब क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण लिखित इकाई भी है और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अब देखिए हम जो भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं तो एक ध्वनि निकल रही है, तो ये जो ध्वनि निकलती है हमारी, यही भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। ठीक, और भाषा की मूल इकाई भी इसी को कहते हैं। अगर आपके पेपर में स्वनिम लिख कर आ रहा है, ठीक है, तो भी हमको भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप वो प्रश्न छोड़ दें या फिर उसको गलत कर दें। अगर स्वनिम लिखा है तो भी आपको वही लगाना है। ठीक, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। अब ये क्या होता है? जो ये शब्द होता है, जैसे हमने लिख दिया राम, ठीक है, राम एक शब्द हो गया। ठीक है, हमने लिख दिया गीता, गीता एक शब्द हो गया। तो जो ये शब्द बनते हैं हमारे, यही हमारी सार्थक लघुत्तम इकाई कहलाती है। ठीक है, सार्थक लघुत्तम इकाई हमारा शब्द कहलाता है। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 53। कितनी है? 53। ठीक, हमारे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? 52। कितनी बताई गई है? 52। लेकिन वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 53। अब देखिए एक बढ़ा कौन सा है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति ने ये जो वर्ण होता है हमारा, ऐसे करके जो ला बनता है, ठीक है, ये हमारा उसमें जब हम वो लिखते हैं, श्लोक वगैरह लिखते हैं, तो उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, उसमें इसका प्रयोग होता है। तो केंद्रीय हिंदी समिति ने इसको विशिष्ट व्यंजन के रूप में स्थान देते हुए माना है। ठीक है, तो जब इसको उन्होंने विशिष्ट व्यंजन के रूप में स्थान दे दिया तो हमारे वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 हो गई। जो हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें वर्णों की संख्या अभी भी 52 ही मानी गई थी। ठीक है, 53 होने के बाद भी हमारे वर्णों की संख्या 52 ही मानी गई थी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए क्या है, स्वर हमारे कितने हैं? 11। ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म में 4, यारा लावा। ठीक है, अंतस्थ 4, शाशा शाहा। ठीक है, संयुक्त कितने हैं? 4, क्षत्रिज्ञ। और उसके बाद क्या है? द्विगुण व्यंजन कितने हैं? द्विगुण है 2 व्यंजन। ठीक है, अयोगवाद भी 2 हैं, विशिष्ट वही जो अभी बताया है कि ये वाला जो व्यंजन होता है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 43। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 43, जिसमें से 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। कितने स्वर हैं? 10, और व्यंजन कितने हैं? 33। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछते हैं पेपर में। प्रश्न पेपर में उनको देखो, जो एग्जामिनर बैठे हैं उनको भी ये चीज पता है कि बच्चा कहाँ फंसेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। वो अगर सीधे से पूछ देंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, कितने स्वर हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, अगर इस प्रकार वो प्रश्न पूछेंगे तो सारे ही बच्चे सही कर लेंगे। ठीक है, तो उनको फंसाना भी तो है कि कैसे बच्चा फंसेगा। तो वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपको कितनी लगानी है? 43। ठीक है, अगर उन्होंने पूछ दिया कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर कितने हैं, तब आपको स्वर कितने लगाने हैं? 10। आपके ऑप्शन में 11 भी होगा, लेकिन 11 आपको नहीं लगाना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि ऑप्शन में 11 होगा लेकिन 11 आपको नहीं लगाना है। कितना लगाना है? 10। तब व्यंजन कितने लगाने हैं? 33। कितने व्यंजन? 33। ठीक है, अब उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 45। कितनी है? 45, जिसमें से स्वर कितने हैं हमारे? 10, और व्यंजन कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। ठीक, और इसमें द्विगुण व्यंजन भी रखे गए हैं। ठीक है, द्विगुण व्यंजन रखे गए हैं। द्विगुण व्यंजन कितने? 2। अब स्वर क्या होता है?
स्वर क्या है, कुल स्वर कितने हैं, 11 हैं। कुल स्वर कितने हैं, 11। अब 11 कौन कौन से हो गए, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो कुल स्वर हमारे कितने हो गए, 11 हो गए। अब देखिए उच्चारण या भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या, किसके अनुसार, उच्चारण या भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, इन्होंने री को हटा दिया है। अब देखिए एक आप कॉमन चीज याद कीजिए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर कितने, 10। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने, 10। भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर कितने, 10। ठीक है, कुल स्वर कितने, 11। याद रखना कुल स्वर कितने, 11। लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी 10 है, उच्चारण के आधार पर भी 10 है, और भोलानाथ तिवारी के अनुसार भी 10 ही है। ठीक है, तो कुछ अलग याद नहीं करना, अगर कुल स्वर आ जाए तो 11 कर देना है, बाकी अगर ये तीनों भी पूछ लिए जाएं तो आपको 10 लगा देना है। ठीक, अब देखिए री का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, इस चीज को याद रखना है कि री का प्रयोग कहाँ होता है, तत्सम शब्दों में। अब री का क्रम देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में री का क्रम ऊ के बाद आता है, किसके बाद आता है, ऊ के बाद। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में री ऊ तथा ए के मध्य में आता है, किसमें, ऊ तथा ए के मध्य में आता है। ठीक, संस्कृत वर्णमाला में 9 स्वर होते हैं, ये हमने सिर्फ आपको बता दिया है कि ऑप्शन में ये भी हो सकता है। ठीक है, देखिए एग्जामिनर जो बैठेगा पेपर बनाने, ठीक है, वो बहुत से तरीके से हमको फंसाएंगे, बहुत से तरीके से फंसाएंगे, तभी ना हर बच्चा पास होने से पहले या परीक्षा में बैठने से पहले जी जान लगाकर मेहनत करता है। वो अपनी, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, अपना पूरी ताकत लगा देता है किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले। इसीलिए हर छोटी छोटी चीज को हमने यहाँ पे आपको बताया है कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक, अब मात्राएं कितनी होती हैं, मात्राएं कितनी होती हैं हमारी, 10 होती हैं। अब 10 कौन सी होती हैं, आप तो कह देंगे 11 स्वर होती हैं तो 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा आ है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आ की क्या है, कोई भी मात्रा नहीं होती है। अब हमारा स्वरों का जो वर्गीकरण है, अब स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हरस्व स्वर। स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, हरस्व स्वर। हरस्व स्वर क्या होता है, स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब सबसे कम समय हरस्व स्वर में ही लगता है, और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 4। आ ई उ री। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इनको मूल स्वर भी कहते हैं, इनको संधि स्वर भी कहते हैं। इस चीज को याद रखना है कि इनको मूल स्वर भी कहते हैं और इनको संधि स्वर भी कहते हैं। अब दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। क्या है, दीर्घ स्वर। ठीक, अब दीर्घ स्वर को कैसे देखना है कि ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। क्या, ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ठीक, इसको द्विमात्रिक भी कहते हैं। जो हमारा ह्रस्व स्वर था वो एक मात्रिक था, उसमें मात्रा एक मात्रा थी। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा द्विमात्रिक है। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है, 7। आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या होती है 7। अब देखिए इनका जो ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, इनका भी वर्गीकरण होता है। इनका वर्गीकरण भी 2 प्रकार से होता है। अब वो 2 प्रकार कौन से हैं वो देखिए, मूल दीर्घ स्वर और क्या है, संयुक्त स्वर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जो समान जाति के योग से बनते हैं, जो सजातीय स्वर होते हैं। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर आ जाए या सजातीय स्वर आ जाए, एक ही चीज है। अब सजातीय स्वर क्या होता है, ये देखना, ये क्या है, आ। ठीक है, ये आ और आ के ही योग से बना है। ये है ई, ये ई और ई के ही योग से बनी है। ये है उ और उ के ही योग से बना है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ सजाती, ये सजाती इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये समान जाति का बोध कराते हैं। आ ई उ। ठीक है, समान जाति है। अब दूसरा जो है हमारा संयुक्त स्वर, इसको हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। अब देखिए कैसे इसको विजातीय स्वर कैसे कहते हैं। अब देखिए ये जो ए है हमारा, ये आ और ई, तो ये आ भी अलग हो गया और ई भी अलग हो गया, दोनों अलग हो गए। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं विजातीय स्वर। ये विभिन्न जातियों के योग से बनते हैं। यहाँ पर ए को अगर तोड़ना है तो पहले आ होगा फिर ए होगा, ओ में पहले आ होगा फिर उ होगा, ओ में आ होगा फिर ओ होगा। ठीक है, इसलिए ये हमारे विजातीय स्वर कहलाते हैं। अब मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। ठीक है,
मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। लघु स्वर, गुरु स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, लघु स्वर को क्या बोलते हैं? लघु स्वर को हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं और मूल स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो मात्रा होती है वो ऐसी होती है। अब ये जो मात्राएं होती हैं, देखिए जो लघु स्वर है उसकी ये होती है और जो दीर्घ स्वर है उसकी ये होती है। अब ये मात्राएं आपको जब हम छंद पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर मात्राओं का आपको हम एकदम बारीकी से एक एक चीज बताएंगे मात्रा के बारे में। यहाँ आप ये समझिए कि जो लघु स्वर है उसकी एक मात्रा है और जो दीर्घ स्वर है उसकी 2 मात्रा है। ये जो मात्रा होती है, ये जो एक मात्रा है, जब हम छंद पढ़ते हैं, जैसे हमने छंद में लिख दिया कि रमन, ठीक है, तो इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा। लेकिन अगर हमने लिख दिया राम, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया तो इसकी 2 मात्रा हो गई, इसकी एक मात्रा हो गई। चीजें हम आपको छंद में एकदम बताएंगे। ठीक है, अभी आप ये देखिए, लघु स्वर का क्या होता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। गुरु स्वर क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ठीक, अब देखिए गुरु स्वर को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं, मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं और संयुक्त स्वर बोलते हैं। इसकी मात्रा ये होती है, पहले ही बता दिया मैंने। प्लुत स्वर में क्या होता है कि सबसे ज्यादा समय लगता है बोलने में और इसको त्रिमात्रिक भी कहते हैं। अब प्लुत स्वर का जो उच्चारण होता है या प्लुत स्वर का जो प्रयोग होता है वो ओम, ठीक है, जैसे ओम, तो इसका जो उच्चारण हुआ वह हम मतलब बहुत ज्यादा देर तक करते हैं। ओम राम, ठीक है, बहुत ज्यादा देर तक हम अगर उच्चारण करते हैं तो वहां हमारा प्लुत स्वर होता है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर होते हैं 3, अग्रस्वर, मध्य स्वर और एक होता है हमारा पश्च स्वर। ठीक है, अग्रस्वर में क्या होता है? जीभ का आगे का भाग काम करता है। ठीक है, तो इसका ई ए ए, आप बोल के देखिए क्या आएगा? ई ए, जीभ का आगे का भाग काम कर रहा है। ठीक है, मध्य स्वर क्या होता है? मध्य स्वर में हमारा होता है आ, इसे केंद्रीय उदासीन स्वर भी कहते हैं। ठीक है, मध्य स्वर क्या होता है? आ, इसे केंद्रीय उदासीन स्वर भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। अब पश्च स्वर क्या होता है कि आ, उ, ओ औ, ये हमारा कहलाता है पश्च स्वर। ठीक, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। देखिए पेपर में सब पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको एक एक चीज लिखाई गई है और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हम आपको भेज सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी एग्जाम सक्सेस जोन के ही नाम से है और उसकी लिंक आप जब यूट्यूब चैनल खोलते हैं ना तो ऊपर आपको दिख रही होती है वो लिंक, उसी लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको मिलेंगे। इसी को पढ़कर आज हम सरकारी मास्टर बने हैं, इन्हीं नोट्स को पढ़कर। ठीक है, तो आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अब देखिए आवृतमुखी क्या होता है और वृत्तमुखी क्या होता है? आवृतमुखी क्या होता है? जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं हो, क्या हो? गोलाकार ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा आवृतमुखी। ठीक, वृत्तमुखी में क्या है कि होंठ गोलाकार हो। कैसे हो? गोलाकार हो। ठीक, आवृतमुखी आ ई ऋषि ए। देखिए मुंह जब हम खोलेंगे तो हमको समझ में आएगा। वृत्तमुखी क्या? उ ओ औ, मुंह अपने आप गोलाकार हो रहा है। आप खुद बोल के देखिए, आपको समझ में आएंगी चीजें। अब देखिए बहुत जरूरी बात है, हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कौन से स्वरों को स्त्रीलिंग वर्ण की संज्ञा दी गई है? हिंदी वर्णमाला में कौन से स्वरों को स्त्रीलिंग की संज्ञा दी गई है? तो कौन से स्वर हैं वो? ई री, ये 3 स्वर ऐसे हैं जिनको स्त्रीलिंग वर्णों की संज्ञा दी गई है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वर पूछे गए हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखा नहीं है ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। संवृत मुखी, ठीक है, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संवृत, जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। ठीक है, यह मुख्य द्वार क्या होता है? संकरा होता है, मतलब कम खुला होता है। अब ये कौन कौन से हैं? ये है हमारे ई उ। ठीक है, देखना मुंह से बोलिएगा, कम खुले होंगे। अब क्या है? अर्ध संवृत, तो जिनके उच्चारण में संवृत की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है। देखिए वो था संवृत, ये है अर्ध संवृत, थोड़ा सा उल्टा है। क्या है? अर्ध है तो आधा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा अधिक, आधा अधिक, आधा अधिक। ठीक है, ये चीज आपको ऐसे याद रखनी है। तो इसका जो इसके जो स्वर माने गए हैं वो हैं अर्ध संवृत के ए और ओ।
ठीक है, ये गलती से गलत लिख गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये नहीं है। ठीक है, ये तो है, ए है और ओ है। ठीक है, अब देखिए विवृत स्वर, मुख सबसे अधिक खुलता है, क्या है, सबसे अधिक खुलता है। ठीक, अब देखिए इस बार जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न आया था कि किस प्रकार के व्यंजन में गर्म वायु बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो ये समझा रहे हैं कि मुख अधिक खुले, मुख कम खुले, मुख ज्यादा खुले, मुख सकरा रहे, तो ये सिर्फ सुनना नहीं है, इसको पढ़ना भी है। यूपी टेट का पेपर आप देखिए, और भी परीक्षाएं देखिए, आप लोग देते होंगे, यूपीएसआई का पेपर होगा, अभी हुआ है थोड़े टाइम पहले मार्च में, और उसके पहले यूपी पुलिस का हुआ था। ठीक है, तो ये सारे पेपर, क्योंकि एक पेपर लेके तो कोई बैठेगा नहीं आज का स्टूडेंट, एक पेपर के भरोसे तो हम बैठ नहीं सकते, हमको बहुत जगह पेपर देना होता है। हम आज टीचर हैं तो ऐसा नहीं कि हम केवल टीचर ही लेके बैठे थे, सब लोग बहुत सारे पेपर लेके बैठते हैं कि हमको सारे पेपर देने हैं, हम सबकी तैयारी करते हैं। जब हम बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं तब जाकर हमको कहीं एक बार सफलता मिलती है। ठीक है, लेकिन मिलती जरूर है, इस चीज को याद रखिएगा, हम मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए अर्धसमृद्ध, इसमें क्या है कि विवृत से कम तथा अर्धसमृद्ध से अधिक मुख खुलता है। क्या है, विवृत से कम और अर्धसमृद्ध से अधिक। ठीक है, ए औ। ठीक, अब ये क्या है, ये हमारे पेपर में पूछा जाता है कि ये वर्ण कौन सा है। ये लिख के आएगा तो क्या बोलना है, आगस्वर, क्या बोलना है, आगस्वर बोलना है। ठीक है, अर्धस्वर क्या होता है, या और वाह, या और वाह क्या होता है, अर्धस्वर होता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार इनको अर्धस्वरों की संज्ञा दी गई है, याद रखना है। हमसे पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार अर्धस्वर कौन से हैं, या और वाह को अर्धस्वरों की संज्ञा किसने दी है। तो ये चीज प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि या और वाह को अर्धस्वर की संज्ञा किसने दी है, तो आपको क्या लगाना है, भोलानाथ तिवारी। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार अर्धस्वरों की संख्या कितनी है, तब भी आपको या और वाह ही लगाना है। अब देखिए ये है हमारा उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। कंठ से आ। ठीक है, कंठ और जीभ का निचला हिस्सा। तालव्य क्या होता है, ई। ठीक है, जीभ और तालु का हिस्सा। मूर्धन्य क्या होता है, री। अब देखिए अगर आपको जैसे हमने याद किया था, तो हमने याद किया था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋटुड़खा नाम मूर्धा। ठीक है, तो उसमें स्वर व्यंजन सब आए थे। अभी हम क्या है, अभी हम केवल स्वर पढ़ा रहे हैं, कल जो हमारी क्लास आएगी वो उसमें पूरा हम व्यंजन पढ़ाएंगे। ठीक है, तब हम व्यंजन के बारे में बताएंगे, अभी हम स्वर पढ़ा रहे हैं इसलिए आप स्वर को देखिए। ठीक, अब ओष्ठ क्या है, ओष्ठ है हमारे होंठ। ठीक है, किससे निकलते हैं, होंठ से उ। ठीक है, प्राकृतिक स्वर ई उ, तीनों ही छोटे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या था, ये उदासीन था। ठीक है, ये गलत लिखा है, उदासीन। ठीक है, उदासीन शिथिलिया केंद्रीय स्वर। ठीक है, ये हमारा होता है आ। ठीक है, उदासीन शिथिलिया केंद्रीय स्वर, ये होता है हमारा आ। ठीक है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ क्या होता है, ओ और कंठतालव्य क्या होता है, ए। ठीक है, कंठोष्ठ को क्या कहते हैं, कंठोष्ठ व्यंजन ओ और कंठतालव्य स्वर जो होते हैं वो हमारे होते हैं ए। ठीक, अब देखिए अपभ्रंश में कितने स्वर थे, ये चीज आपको बतानी। अब अपभ्रंश क्या था, अपभ्रंश हमारा हिंदी का ही बिगड़ा हुआ रूप था, ये चीज आपको याद रखनी है। पेपर में प्रश्न आया था कि हिंदी के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, क्योंकि जो हमारा हिंदी का क्रम है वो तो हिंदी बहुत लास्ट में आई है जाके ना, सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। लेकिन जो प्रश्न है तो वो प्रश्न ये है कि हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप, तो ऐसा नहीं है कि आप पाली, प्राकृत या अवहट लगा दें। हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। याद रखना, हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। और इसमें स्वर कितने थे, 8 थे, आ ई उ ए और ओ। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए इस प्रकार हमारी ये वर्णमाला की क्लास कंप्लीट हुई। अब इसमें क्या था कि इसमें जो ये वर्णमाला थी, इसमें स्वरों के बारे में हमने आपको एक एक चीज बताई है।
इससे पेपर में बाहर प्रश्न नहीं आएगा, इसी से पढ़कर हमारी भी जॉब लगी है और ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आपको क्विज दी जाएंगी और आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये इस पे मेहनत लगी है बनाने में, ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट करते रहिए, जिससे आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो आप जितना अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे, हम उतना ही अधिक से अधिक आपको बेहतर कंटेंट दे पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी हमारी वर्णमाला से ही संबंधित होगी। अभी जिस प्रकार हमने स्वर के बारे में आपको एक एक चीज़ बताई है, उसी प्रकार हम व्यंजन के बारे में भी आपको एकदम डिटेल में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।